कोलंबिया में एक कोल माइन के अंदर साइंटिस्ट्स की एक टीम जमीन की गहराई में खुदाई कर रही थी। वजह यह थी कि यह कोल माइन असल में करीब 6 करोड़ साल पुराने रेन फॉरेस्ट के कारण बनी थी। इसीलिए रिसर्चर्स यहां पुराने जमाने के प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स ढूंढ रहे थे। खुदाई के दौरान एक्सपर्ट्स को चट्टानों की गहराई में एक अजीब सी चीज मिली। जब उस पर से मिट्टी हटाई गई तो पता चला कि वह एक हड्डी है। किसी ने कहा यह क्रोकोडाइल की हड्डी होगी, किसी ने कहा यह टर्टल की होगी और कुछ लोगों को लगा कि यह किसी पुराने पेड़ के तने का हिस्सा है। लेकिन यही हड्डी बाद में साइंस को एक ऐसी दुनिया तक ले गई जहां अब तक का सबसे बड़ा सांप रहता था, टाइटनोबोआ। टाइटनोबोआ कोई आम सांप नहीं था। यह आज के ग्रीन एनाकोंडा से लगभग 10 गुना ज्यादा भारी और एक पैसेंजर बस से भी ज्यादा लंबा था। इतना भारी कि अगर यह जमीन पर ज्यादा देर तक रेंगता तो शायद अपने ही वजन से मर जाता। तो सवाल उठता है कि फिर यह चलता कहां था। एक मामूली हड्डी ने एक्सपर्ट्स को अमेज़न के उस पुराने इतिहास तक पहुंचा दिया जहां का नक्शा ही बिल्कुल अलग था। आखिर टाइटनोबोआ इतना विशाल क्यों था? यह शिकार कैसे करता था? और ऐसा क्या हुआ कि अमेज़न के जंगलों में इसकी बादशाहत खत्म हो गई? टाइटनोबोआ की डिस्कवरी अचानक नहीं हुई थी। इसकी कहानी 1994 में शुरू होती है जब एक लोकल जियोलॉजिस्ट हेनरी गार्सिया ने माइन में एक अजीब सी चीज देखी जो किसी पेड़ की टहनी जैसी लग रही थी। उस समय किसी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे एक बॉक्स में रख दिया गया। करीब 1 दशक बाद 2002 में एक और जियोलॉजिस्ट को भी वहीं से वैसा ही फॉसिल मिला। असल में इन जियोलॉजिस्ट्स का मकसद पुराने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स की फ्लोरा पर रिसर्च करना था ताकि यह समझा जा सके कि दुनिया के पहले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कैसे दिखते थे। इस कहानी में असली मोड़ 2007 में आया जब इन फॉसिल्स को फ्लोरिडा म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भेजा गया। वहां जांच करने पर पता चला कि यह न तो पेड़ की टहनी है और न ही मगरमच्छ की हड्डी। जब इसकी स्ट्रक्चर की तुलना आज के एनाकोंडा और पाइथन की हड्डियों से की गई तो सब हैरान रह गए। यह हड्डी एनाकोंडा की हड्डी से 3 गुना ज्यादा बड़ी और मोटी थी। तभी एक्सपर्ट्स को समझ आ गया कि यह एक विशाल सांप की रीढ़ की हड्डी है। साइंटिस्ट्स ने इस रीढ़ की हड्डी के आधार पर मैथमेटिकल मॉडल्स की मदद से सांप की लंबाई का अंदाजा लगाया, क्योंकि स्नेक्स में रीढ़ की हड्डी का साइज उनकी टोटल बॉडी लेंथ से जुड़ा होता है। कैलकुलेशन से पता चला कि इस सांप की लंबाई 40 से 50 फीट के बीच थी, यानी आज के एनाकोंडा से लगभग 2 गुना ज्यादा लंबा। टाइटनोबोआ सिर्फ लंबा ही नहीं था, बल्कि उसकी मोटाई एक मोटे इंसान की कमर जितनी थी और उसका वजन लगभग 1500 किलो था। यह आज के किसी भी लैंड स्नेक के लिए नामुमकिन वजन है। इस डिस्कवरी ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी, क्योंकि यह सचमुच सांपों का बादशाह था, जिसे बाद में टाइटनोबोआ नाम दिया गया। लेकिन असली सवाल यह नहीं था कि वह कितना बड़ा था, बल्कि यह था कि वह इतना बड़ा क्यों था। आज के स्नेक्स इतने विशाल क्यों नहीं होते? इसका जवाब छुपा है क्लाइमेट में। स्नेक्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इंसान अपने शरीर की गर्मी खुद पैदा कर सकता है, लेकिन स्नेक्स अपने बॉडी टेम्परेचर के लिए एनवायरनमेंट पर डिपेंड करते हैं। बायोलॉजी का एक सिंपल रूल है, जितना गर्म एनवायरनमेंट होगा, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का मेटाबॉलिज्म उतना ही तेज होगा। तेज मेटाबॉलिज्म का मतलब ज्यादा एनर्जी, ज्यादा खाना डाइजेस्ट करने की क्षमता, तेजी से ग्रोथ और बड़े शरीर को मेंटेन करने की ताकत। टाइटनोबोआ की डिस्कवरी दरअसल उस समय के क्लाइमेट का भी संकेत देती है। उसकी विशाल बॉडी इस बात का सबूत थी कि करीब 6 करोड़ साल पहले उस इलाके का टेम्परेचर आज से कहीं ज्यादा गर्म था। उस समय धरती का क्लाइमेट इतना गर्म था कि साल भर टेम्परेचर लगभग 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता था। अगर एवरेज टेम्परेचर इतना ज्यादा था तो ह्यूमिडिटी भी बेहद ज्यादा रही होगी, इतनी कि शायद सांस लेना भी भारी लगे। यह एक ऐसा डेंस रेन फॉरेस्ट था जो कभी ठंडा नहीं होता था। इसी लगातार गर्म एनवायरनमेंट ने टाइटनोबोआ को इतना विशाल बनने की ताकत दी। आज का अमेज़न रेन फॉरेस्ट हमें गर्म और ह्यूमिड लगता है, लेकिन टाइटनोबोआ के लिए शायद यह भी ठंडा पड़ जाए। अगर वह आज जिंदा होता तो यहां सरवाइव ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसके इतने भारी शरीर को चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वह सिर्फ उस एक्सट्रीम गर्म क्लाइमेट में ही मिल सकती थी।
अब सवाल उठता है कि इतना विशाल सांप शिकार कैसे करता होगा। क्या वह फिल्मों की तरह जमीन पर तेजी से रेंगकर अपने शिकार का पीछा करता था? बिल्कुल नहीं। इतना भारी शरीर जमीन पर तेजी से मूव ही नहीं कर सकता था। ग्रेविटी और फ्रिक्शन उसके अगेंस्ट काम करते थे। रिसर्च से पता चला कि टाइटानोबोआ जमीन का नहीं बल्कि पानी का शिकारी था। यह कुछ हद तक आज के क्रोकोडाइल की तरह बिहेव करता था। वह अपना ज्यादातर समय दलदली पानी में बिताता था क्योंकि पानी उसके भारी शरीर को सहारा देता था। पानी में बॉयंसी की वजह से उसका वजन कम महसूस होता था और वह ज्यादा फुर्ती से मूव कर सकता था। दलदली इलाकों में वह घात लगाकर छुप जाता था। सिर्फ उसकी आंखें और नाक पानी के ऊपर दिखाई देती थीं। वह एक एम्बुश प्रेडेटर था, यानी घात लगाकर हमला करने वाला शिकारी। वह अपने शिकार के पीछे नहीं दौड़ता था बल्कि घंटों, शायद दिनों तक पानी में चुपचाप इंतजार कर सकता था। उसका शरीर पानी के रंग में इतना कैमोफ्लेज हो जाता था कि शिकार को उसकी मौजूदगी का पता भी नहीं चलता था। जैसे ही कोई जानवर पानी पीने के लिए किनारे पर आता, टाइटानोबोआ बिजली की तेजी से हमला कर देता। वैज्ञानिकों के बायोमैकेनिकल मॉडल्स के अनुसार जब टाइटानोबोआ अपने शिकार को जकड़ता था तो लगभग 800 psi से ज्यादा प्रेशर डाल सकता था। यह दबाव इतना ज्यादा था कि मानो 4 अफ्रीकी हाथी किसी इंसान के सीने पर खड़े कर दिए जाएं। इस दबाव से शिकार की हड्डियां टूट जाती थीं और ब्लड सर्कुलेशन तुरंत रुक जाता था, यानी पल भर में मौत। लेकिन इतना विशाल सांप खाता क्या था? उस समय के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में टाइटानोबोआ का पसंदीदा खाना बड़े टर्टल्स और क्रोकोडाइल्स थे। उस दौर में ऐसे टर्टल्स भी थे जिनका साइज 8 फीट तक होता था, यानी लगभग एक स्नूकर टेबल जितना बड़ा। टाइटानोबोआ उन्हें अपने जबड़ों में पकड़कर उनके मजबूत शेल को भी तोड़ सकता था। उसके दांत मछली पकड़ने के लिए नहीं बल्कि मोटी हड्डियों को कुचलने के लिए बने थे। उस समय के बड़े क्रोकोडाइल्स भी अक्सर उसका शिकार बन जाते थे। इन सब बातों से साफ है कि टाइटानोबोआ अपने समय में प्रेडेटर्स का भी प्रेडेटर था और अमेज़न का बेजोड़ राजा था। शुरुआती सालों में साइंटिस्ट्स के पास सिर्फ उसकी रीढ़ की हड्डी थी, इसीलिए उसके चेहरे और हंटिंग स्टाइल का पूरा अंदाजा लगाना मुश्किल था। लेकिन 2011 में एक इंटर्न में टाइटानोबोआ के स्कल खोज ली। ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम डिस्कवरी थी। इस स्कल ने साबित किया कि उसका जबड़ा एनाकोंडा की तरह डिसलोकेट हो सकता था, जिससे वह अपने सिर से 3 गुना बड़े शिकार को भी निगल सकता था। उसका ब्रेन छोटा था लेकिन सेंसेस बहुत तेज थे। उसके पास हीट सेंसिंग पिट ऑर्गन्स थे जिनसे वह अंधेरे में भी दूसरे जानवरों की बॉडी हीट महसूस कर सकता था। पानी टाइटानोबोआ के लिए सिर्फ शिकार का माध्यम नहीं था बल्कि उसकी सर्वाइवल की जरूरत भी था। अगर इतना विशाल शरीर पूरी तरह जमीन पर रहता तो अपने ही वजन से दब जाता और उसके इंटरनल ऑर्गन्स तक डैमेज हो सकते थे। पानी उसे सहारा देता था और उसका वजन हल्का महसूस कराता था, यानी टाइटानोबोआ की जिंदगी एक परफेक्ट बैलेंस पर टिकी थी। गर्म क्लाइमेट उसे ताकत देता था और पानी उसके भारी शरीर को संभालता था। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर वह इतना ताकतवर था और उसका कोई नेचुरल प्रेडेटर भी नहीं था तो वह खत्म कैसे हो गया? जवाब काफी सिंपल है। दुनिया बदल गई लेकिन टाइटानोबोआ खुद को बदल नहीं सका। पेलियोसीन ईरा के बाद धीरे धीरे पृथ्वी का क्लाइमेट ठंडा होने लगा। इंसानों के लिए कुछ डिग्रीज का फर्क मामूली हो सकता है, लेकिन एक कोल्ड ब्लडेड जायंट स्नेक के लिए यह मौत का कारण बन सकता है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम हुआ, टाइटानोबोआ का मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ने लगा। उसका डाइजेशन धीमा हो गया, उसकी ताकत घटती गई और वह पहले जैसा फुर्तीला नहीं रहा। सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं बदला बल्कि पूरा इकोसिस्टम बदल गया। रेन फॉरेस्ट के दलदली इलाके जो टाइटानोबोआ के लिए परफेक्ट हैबिटेट थे, धीरे धीरे सूखने लगे। साथ ही मैमल्स की संख्या बढ़ने लगी और फूड चेन बदल गई। उसका शिकार दूसरे जानवरों में बंटने लगा। धीरे धीरे दुनिया के सबसे बड़े स्नेक के लिए सब कुछ कम पड़ने लगा। न उतनी गर्मी बची, न दलदल और न ही पर्याप्त शिकार। आखिरकार सिर्फ कुछ डिग्री की ठंडक ने दुनिया के सबसे विशाल सांप को हमेशा के लिए इतिहास का हिस्सा बना दिया।